गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं हमारी इस इकाई का अंतिम भाग, समानता। सबसे पहले हम समझते हैं समानता का अर्थ। समानता से क्या आशय है? तो समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है इसमें सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर मिले और जिसके द्वारा समाज में विद्यमान सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। लॉस्की के अनुसार समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को एक समान वेतन दिया जाए। अब समानता का जो हम अर्थ समझ रहे हैं उसमें सभी व्यक्तियों को अपने विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन लॉस्की ने जो समानता का अर्थ स्पष्ट किया है उसमें ये वह कहता है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के को एक समान वेतन दिया जाए। तो क्या यह वास्तव में समानता होगी? तो लॉस्की के अनुसार जो समानता हमारे को स्पष्ट की गई है उसमें विशेष सुविधाओं का अभाव, सभी के लिए समान अवसरों की उपलब्धता, सभी की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए और समानों के साथ समान व्यवहार, यानी समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब समानता के आधारभूत तत्व क्या है? तो समानता के आधारभूत तत्व क्या होंगे? पहला, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। दूसरा, सभी को विकास के समान अवसर, सभी लोगों के साथ समान आचरण व व्यवहार। मानवीय गरिमा और अधिकारों की समानता का संरक्षण, समान संरक्षण मिलना चाहिए उनको, और सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। ये हो गए समानता के आधारभूत तत्व। अब हम आगे लेते हैं समानता के प्रकार कि समानता कितने प्रकार की होती है। तो पहली समानता है नागरिक समानता। नागरिक समानता से आशय है एक ही देश के समस्त नागरिकों के साथ समान व्यवहार ही नागरिक समानता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण द्वारा नागरिक समानता का अधिकार दिया गया है। और दूसरा, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से अभिप्राय है कि राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता ही राजनीतिक समानता होती है। इसके तहत सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। मतदान करने का हो, चाहे चुनाव लड़ने का हो, चाहे सार्वजनिक पद प्राप्त करने के समान अवसर आदि की समानता देय होती है, जिसको हम राजनीतिक समानता कहते हैं। तीसरी समानता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से आशय समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और नस्ल के आधार पर असमान व्यवहार नहीं हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा यह समानता स्थापित की गई है। इसके बाद चौथे प्रकार की जो समानता है वो होगी आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से आशय है कि राज्य के सभी लोगों के लिए कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए और सभी को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यही आर्थिक समानता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा लोक नियोजन के अवसर की समानता द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक समानता पर बल दिया गया है। और फिर आगे लेते हैं अपन पांचवें प्रकार की समानता, जिसको हम सांस्कृतिक समानता के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक समानता का मतलब हो गया राज्य अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग के साथ समान व्यवहार कर सभी की भाषा, संस्कृति, लिपि आदि का समान संरक्षण करे। यही सांस्कृतिक समानता है। यानी सांस्कृतिक दृष्टि से राज्य के द्वारा किसी भी वर्ग को, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, सभी में समान व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता होगी। फिर छठी समानता का प्रकार है कानूनी समानता।
कानूनी समानता, कानून के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और वो होगी कानूनी समानता। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, राजनेता हो या आम आदमी हो, उद्योगपति हो या सरकारी कर्मचारी, कानून सभी के लिए समान होंगे और सभी कानून की नज़र में समान हैं। इसी प्रकार अवसर की समानता, शिक्षा की समानता, प्राकृतिक समानता आदि समानता के अन्य प्रकार है। ये हो गए समानता के प्रकार। अब हम आगे लेते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता के संबंधों को हम विभिन्न विचारकों और उनके विचारों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला जो भाग है वो है स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना गया है, और ये विचारक है लॉर्ड एक्टन, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो आदि। अब इन विचारकों के आधार पर स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी कैसे हैं, इसको समझिए। सभी विचारकों का मानना है कि समानता के विचार ने स्वतंत्रता की अवधारणा को धूमिल कर दिया है। प्रकृति में सभी व्यक्ति समान नहीं होते, सब में अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, योग्यताएं अलग अलग होती है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है, कार्य करने की क्षमता में भी अंतर होता है। इस आधार पर यदि हम एक सकुशल या एक कुशल कारीगर से लेकर के एक जो काम करने वाला मजदूर होता है, उन दोनों को हम एक ही श्रेणी में रख करके उनके अधिकारों को हम छीन नहीं सकते, यानी उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। इन विचारकों का ये मत है कि प्रकृति में सभी व्यक्ति समान नहीं होते, यानी योग्यता के आधार पर सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। इसलिए योग्य और अयोग्य व्यक्तियों के मध्य समानता स्थापित करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। यदि राज्य योग्य और अयोग्य व्यक्तियों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा तो योग्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होगा, अर्थात समानता स्थापित करने की दौड़ में स्वतंत्रता का हनन होता है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता दी जाए और समतामूलक समाज की स्थापना इससे नहीं होगी, और इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी अवधारणा है। अब स्वतंत्रता और समानता के संबंध में जो दूसरा मत है वो है स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर पूरक है। इसको समझते हैं हम आगे। इस मत के विचारक है रूसो, बार्कर, लॉस्की, पोलार्ड, महात्मा गांधी आदि। अब रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, यानी समानता होगी तो स्वतंत्रता को बल मिलेगा, वो जीवित होगी। इसी तरह से पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एक ही समाधान है और वह है समानता। उपयुक्त दोनों कथनों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक है। इसे निम्न प्रकार और स्पष्ट किया जा सकता है। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए रूसो के अनुसार जो ये दोनों कथन दिए गए हैं, पोलार्ड के अनुसार ये जो दोनों कथनों को हम और आगे विवेचन करते हैं तो उसमें ये निम्न बिंदु हम और ले सकते हैं। इसके आधार पर पहला बिंदु है राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। अब राजनीतिक समानता यानी राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के विकास के लिए और रोजगार के अवसरों के लिए उसको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इसके बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। इसी तरह से दूसरा है नागरिक समानता के अभाव में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाएगा, यानी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे वह विभिन्न प्रकार की जो समानताएं राज्य के द्वारा दी जाती है उसको रोजगार के अवसर प्राप्त करना या धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर उसमें सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, रंग आदि का हो, उस सभी व्यक्तियों को समान रूप से राज्य के द्वारा
समझा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता को पोषण मिलता है और एक दूसरे के ये पूरक होगी। फिर तीसरा कथन लेते हैं अपन, सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाएगी। यानी सामाजिक रूप से हम यदि सभी व्यक्तियों को समान समझते हैं तो इससे क्या होगा कि सभी व्यक्तियों को कुछ लोगों का इसमें विशेषाधिकार बनकर रह जाती है। अब कैसे? समानता के अभाव में स्वतंत्रता के आधार पर जो समाज ज़्यादा शक्तिशाली होगा, बहुसंख्यक होगा, उनको वो विशेषाधिकार हो जाता है और असमानता के आधार पर उन लोगों को स्वतंत्रता के लिए बाधा उत्पन्न होती है। और आर्थिक समानता के अभाव में सभी प्रकार की समानता और स्वतंत्रता निरर्थक होती है। यानी आर्थिक समानता के अभाव में सभी प्रकार की समानताएं और स्वतंत्रताएं निरर्थक हो जाती है। आर्थिक समानता जब तक नहीं होगी, यानी राज्य के द्वारा जो सभी नागरिकों को समान आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए तो वो करने चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को समानता और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। तो इस प्रकार हम समानता को और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं। यह हो गया हमारे इस प्रथम यूनिट का अंतिम जो चैप्टर है, स्वतंत्रता और समानता, जिसमें स्वतंत्रता का हमने पूर्व में पढ़ लिया था और समानता के बारे में जो इस इकाई का अंतिम एपिसोड है वो अब पूरा होता है। धन्यवाद।